अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्योंकि आज का प्रोग्राम दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं उनके ही अंदाज़ अपनाऊं। आज की मेरी वीडियो आउटडोर रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आपको बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें आएंगी, लेकिन इस वक्त मैं सर्दियों की धूप में बैठा चारपाई पर अपने लैपटॉप के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम बात करेंगे दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या ख़ास बात है? इनके रिज़ल्ट चेक करते हैं और रिज़ल्ट भी इनके अपने स्कूल के अपने बनाए हुए इम्तिहानों से नहीं चेक करेंगे, बल्कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पिज़ा टेस्टिंग के ज़रिए इनके रिज़ल्ट चेक करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में दुनिया के तमाम मुल्कों के बच्चे शामिल होते हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं एजुकेशन में, और उनकी उम्र 15 साल होती है। 15 साल में बच्चे 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते हैं। इन सब्जेक्ट्स में साइंस के टेस्ट होते हैं, मैथमेटिक्स के टेस्ट होते हैं और रीडिंग के टेस्ट होते हैं, और उनकी बिना पर इनकी असेसमेंट की जाती है, एवेलुएशन की जाती है और नंबर्स दिए जाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस मुल्क जिसने पिज़्ज़ा टेस्ट में 2000 से 2012 तक अपनी धाक बैठा के रखी। इस मुल्क का नाम है फिनलैंड। 5.5 मिलियन इसकी आबादी है, 55 लाख की आबादी का मुल्क है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2000 से 2012 के बीच में इन्होंने साइंस, मैथ और लिटरेसी में पिज़्ज़ा के तमाम ममालिक के बच्चों से ज़्यादा नंबर लिए। मैं आपको एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें आप मुख्तलिफ मुल्कों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनलैंड सबसे ऊपर है और अमेरिका इन मुल्कों में सबसे नीचे है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। 2015 के टेस्ट फ़िनलैंड के लिए कुछ इतने अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी फ़िनलैंड टॉप 5 मुल्कों में है। तो ये वो वाहिद मुल्क है जिसने 12 साल तक पिज़्ज़ा टेस्ट पर राज किया। आपको अगर उन मुल्कों की फहरिस्त दिखाई जाए जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे रहे, तो आप देख सकते हैं कि इनको गहरे सब्ज रंग से दिखाया गया है। इनमें आपको फ़िनलैंड नज़र आएगा, यहाँ पर देखें ये फ़िनलैंड है। फिर आपको चाइना, जापान और कनाडा, तो ये वो चीदा मुल्क हैं जो आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर लेते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर हम साइंस की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी आपको फ़िनलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएगा। चाइना और कनाडा फिर बहुत अच्छे ममालिक हैं। तो पिज़्ज़ा 2015 के अगर हम स्कोर देखें तो उसमें भी आपको फ़िनलैंड बहुत अच्छे नंबरों से दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ नजर आएगा। तो फिनलैंड में आखिर ऐसी क्या बात है इनके एजुकेशन सिस्टम में? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर इनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं? तो हम चलते हैं चीदा बातों पर जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दूसरे एजुकेशन सिस्टम से अलग साबित करती हैं, और पूरी दुनिया इनका एजुकेशन सिस्टम कॉपी करने के लिए लगा हुआ है। मैं आपको बहुत सी ऐसी हेडिंग्स भी दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तमाम मुल्कों की हेडलाइंस फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में होती हैं, और वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से इनकी ख़ास चीज़ों को अपने मुल्कों में लेके आएँ। तो पहली चीज़ जो फिनलैंड करता है वो 7 साल के बच्चों को स्कूल में लेके आता है। छोटी उम्र के बच्चों को स्कूल में नहीं लेके आता, उनको घरों में रहने दिया जाता है ताकि वो अपनी नानी से सीखें, अपनी दादी से सीखें, अपने वालिदैन से सीखें, कहानियाँ सुनें, खेलें कूदें, शरारतें करें। उनको होम एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, और इस चीज़ को अब अडॉप्ट किया जा रहा है बहुत और मुल्कों में। मैं आपको यहाँ पर एक अमरीकी अखबार की हेडलाइन दिखाता हूँ जो ये कह रहे हैं कि हमें फ़िनलैंड से सीखना चाहिए और हमें बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल में लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ फ़िनलैंड अपने बच्चों को खाना फ्री देता है, खुद खाना देता है। 1953 से 1953 से उनको खाना दे रहा है, और इनके खाने को अब रिपीट किया जा रहा है। स्कूल बच्चों को खाना देता है और इस चीज़ को अब रिपीट किया जा रहा है इंग्लैंड में। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की एक अखबार की हेडिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। इसी तरीके से और मुल्कों में भी इसको रिपीट किया जा रहा है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था फिनलैंड का, तो मैंने वहाँ से एक पिक्चर ली और ये उनका एक सैम्पल मील है। तो मैंने इसके साथ इसकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक उबला हुआ आलू है, सब्जियाँ हैं, बॉयल्ड सब्जियाँ भी हैं, कच्ची सब्जियाँ भी हैं, मछली का एक पीस भी है, रोटी जिसे वो ब्रेड कहते हैं, और दूध का गिलास है।
तो ये वो मील है जो बच्चों को दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इस खाने की वजह से भी उनके अच्छे नंबर आने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिनलैंड में हर चीज़ फ्री है। स्टेशनरी, बुक्स, बैग्स, हर चीज़ स्कूल की तरफ से मिलते हैं। इसके साथ साथ फिनलैंड में यूनिफॉर्म छोटी क्लासेस में बच्चों को नहीं लगाया जाता। छोटी क्लासेस का मतलब है प्राइमरी स्कूल। बच्चे अपनी पसंद का यूनिफॉर्म पहनते हैं। आपको बड़ी क्लासेस में भी बच्चे पजामास पहने हुए नज़र आएंगे, ट्राउज़र्स पहने हुए नज़र आएंगे। एक स्टडी ये कहती है कि बीन बैग्स पर बैठ के बच्चे 20% ज़्यादा सीखते हैं। अगर उनको टेबल पे बिठाया जाए और बीन बैग्स पे बिठाया जाए तो बीन बैग्स पर बैठने वाले बच्चे 20% ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए नॉन कैजुअल किस्म का, इनफॉर्मल किस्म का उनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें आप लेट भी सकते हैं, आप मैट पे बैठ भी सकते हैं। असल मकसद है पढ़ना और उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इजी हैं। ज़रूरी नहीं हर क्लासरूम में हो, जिस तरीके से ज़रूरी नहीं हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो। तो मैंने फिनलैंड से ये सीखा कि आप आउटडोर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह वो क्लास जंगल में ले सकते हैं। फिनलैंड की एक और बड़ी खुसूसी बात यह है कि वहाँ पर बच्चों को खुश रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर बच्चे खुश होंगे तो वो बहुत जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाता है जिससे वो खुश हों। आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डिसिप्लिन, जिसे हम कहते हैं कि डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं है। फिनलैंड में आपको ये डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा, लेकिन उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। फिनलैंड में होमवर्क नहीं होता। 2016 तक फिनलैंड में बहुत कम होमवर्क था। 2016 में फिनलैंड में होमवर्क ख़त्म कर दिया गया। तो बच्चा अगर 1 बजे 2 बजे घर जाएगा तो उसको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। वो घर में अपने वालिदैन के साथ बातचीत करेगा, मूवीज़ देखेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा वो और सोशल किस्म की एक्टिविटीज़ करेगा। इसी तरीके से फिनलैंड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, यूट्यूब भी दिखाई जाती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के फोरम्स भी एक्सप्लोर किए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस टेक्नोलॉजी की बेसिस पर बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वो खुद इसका आंसर ढूंढे। एक अमेरिकन अपने एक आर्टिकल में लिखता है कि जब मैं फिनलैंड गया और मैंने फिनलैंड के स्कूलों में देखा तो हर वक्त क्लास से बाहर बच्चे शोर कर रहे होते हैं। मैं हैरान होता था कि ये पढ़ते कब हैं और टेस्ट में नंबर कैसे लेते हैं। और फिर मुझे बताया गया कि उनको हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है। हमारे मुल्क में ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिनलैंड में हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है। और मैंने इतनी वीडियोस न्यूरो साइंस की बनाई हैं जिसमें बताया गया है कि ब्रेक करने से बच्चों का जो फोकस मोड में दिमाग होता है वो डिफ्यूज़ मोड में चला जाता है और ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। एक और बात जो मुझे काबिल ज़िक्र लगी फिनलैंड की वो ये है कि उनके क्लास में हर किस्म का बच्चा होता है। हमारे स्कूलों में अमूमन अच्छे बच्चों का एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है और जो बच्चे निस्बतन कमज़ोर होते हैं उनका अलग सेक्शन बना दिया जाता है। इसको फिनलैंड में जुर्म समझा जाता है, इसको क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है और तमाम बच्चों को एक क्लास में डालकर उनको यकसा पढ़ाया जाता है उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। आपको फिनलैंड के स्कूलों में कोई फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। हर चीज़ नॉन ट्रेडिशनल है, उन्होंने रवायात को तोड़ा है। आपको फिनलैंड में पहले 6 साल एग्ज़ाम नहीं मिलेंगे। अगर 7 साल की उम्र में बच्चा फिनलैंड के स्कूल जा रहा है तो 13 साल में जाकर वो पहला एग्ज़ाम देगा और 14 साल में वो पीसा एग्ज़ाम में बैठेगा। तो 6 साल तक बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते, यानी 13 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता। टीचर अपनी एवेल्यूएशन पर बच्चों को बताता है कि उनको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उनके वालिदैन को ये चीज़ें कम्युनिकेट कर दी जाती हैं। अब कुछ टीचर्स की भी बात कर लेते हैं। फिनलैंड में टीचर्स का मास्टर्स होना, ये 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। इससे कम टीचर फिनलैंड में आपको नहीं मिलेगा। टीचर हाईली पेड लोग होते हैं जिन्हें 2012 में 3000 USD यानी $3000 की पे दी जाती थी 2012 में। तो अब का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ टीचर्स को 4 घंटे डेली काम करना होता है और 2 घंटे की उनको कम से कम 2 घंटे की हर वीक ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। टीचर्स को लॉयर्स और डॉक्टर्स के बराबर समझा जाता है। तो अगर आप फिनलैंड में हैं, टीचर बनना बहुत मुश्किल है। हज़ारों लोग टीचर्स की असामियों के लिए एप्लीकेशंस देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि टीचर्स बन पाते हैं। एक और चीज़ मुझे जो फिनलैंड की बड़ी यूनिक लगी, उनकी क्लास जब शुरू होती है तो एक टीचर असाइन किया जाता है क्लास को और उसके बाद 6 साल या उससे ज़्यादा उसी टीचर ने हर सब्जेक्ट पढ़ाना है। उनके टीचर्स चेंज नहीं होते। हमारे मुल्क में स्कूल में हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है।
और उसके साथ हर साल में टीचर चेंज हो जाते हैं और बच्चे नए टीचर के साथ सिंक्रोनाइज करने में, हम आहंगी पैदा करने में लगे रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई बहुत पीछे चली जाती है। फिनलैंड में एक टीचर आएगा और उसने आपको पहली क्लास से क्लास 6 तक लेके जाना है। उसने आपको साइंस पढ़ानी है, उसने मैथमेटिक्स पढ़ाना है, उसने आपको इस्लामियात पढ़ानी है, उसने आपको उर्दू पढ़ानी है। हर सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ाएगा। इससे टीचर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस बच्चे को मैंने किस तरीके से हैंडल करना है और बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं होता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ स्कूल टाइम 3 घंटे 45 मिनट का या 4 घंटे का होता है, तो रोज़ 4 घंटे स्कूल टाइम है, तो बच्चों को सिर्फ 4 घंटे पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे 8 बजे गए हैं तो वो 12 बजे वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ाया जाएगा और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। बच्चों को ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो उनको ज़िंदगी में काम आए। हमारे स्कूल में ऐसी कोई स्किल नहीं सिखाई जाती जो बच्चों को ज़िंदगी में काम आए, लेकिन फिनलैंड में आपको ऐसी स्किल्स नज़र आएंगी। वो कटिंग कर सकते हैं, वो ग्राइंडर चला सकते हैं, वो दीवार में ड्रिल करके सुराख कर सकते हैं, वो कारपेंटर की तरह काम कर सकते हैं। तो बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिर में मैं फिनलैंड की एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो फ्यूचर है एजुकेशन का, जिसे फिनोमिना बेस्ड लर्निंग PBL कहा जाता है, जिसे फिनोमिना बेस्ड लर्निंग यानी PBL कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और उसकी वजह यह है कि फिनलैंड ने इसको अडॉप्ट किया है। और क्योंकि पूरी दुनिया के सिस्टम्स, एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड को कॉपी करते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और मैं इस पर पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर देना चाहूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को किताबी चीज़ें पढ़ा कर कन्फ्यूज़ करने की बजाय कि बच्चा ये सोचता रहे कि एक्चुअल में दुनिया में इस चीज़ का क्या एप्लीकेशन होगी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं बच्चों को रियल लाइफ से प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है इन पर क्वेश्चन बनाएं, इन पर रिसर्च करें, इन पर एक्सपेरिमेंट्स करें, फिर इनके आंसर्स ढूंढें और फिर अपने आंसर्स को आकर बताएं और फिर अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो फर्दर इम्प्रूवमेंट करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। PBL में एक टॉपिक होता है लेकिन उस पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन होती है। मसलन एक टीचर ने बच्चों को सवाल पूछा कि हम सोसाइटी में साइंस की मोहब्बत कैसे पैदा कर सकते हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमें साइंस के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कोई भी साइंस का टॉपिक लें, मसलन हैबिटेट्स लेने, और उस पर पपेट शो होना चाहिए, लोगों को इनवाइट करना चाहिए और उस पपेट शो में लोगों को हम एक स्क्रिप्ट के साथ एक छोटे से स्किट से समझाएं कि साइंस में तरक्की कैसे होती है। अब सबसे पहले उन्होंने एक टॉपिक लिया जो कि हैबिटेट्स का था और उन्होंने हैबिटेट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, तो उन्होंने साइंस को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एक पपेट शो डिज़ाइन किया, तो उन्होंने आर्ट्स को भी बीच में लेके आए। अब आप देख सकते हैं कि ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है और एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आर्टिस्टिक व्यू दिया है सामने बैठे हुए लोगों के लिए। और उसके बाद एक स्किट बनाया गया जिसमें लैंग्वेज आ गई, क्योंकि बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के स्किट करके दिखाने थे, इसमें लैंग्वेज आ गई। तो 3 सब्जेक्ट कवर हो गए एक टॉपिक में। इसे हम फिनोमिना बेस्ड लर्निंग कहते हैं। मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक टीचर ने सवाल दिया कि फिनलैंड की टीम यूरो कप कैसे जीत सकती है फुटबॉल का। तो बच्चों ने सबसे पहले फिनलैंड की टीम पर रिसर्च की, कौन से खिलाड़ी हैं, कहाँ पर खेलते हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं उनकी, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं। फिर उन्होंने बाकी पूरे यूरोप की टीम्स को देखा, उन्होंने यूरोप का नक्शा भी देखा, जियोग्राफी भी आ गई। उसके साथ उन्होंने यूरोप की टीमों को देखा, फिर उनकी स्ट्रेंथ्स देखी, फिर ये भी देखा कि उनको कितने कितने पैसे मिलते हैं, करेंसी भी स्टडी की उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों की, वो कितना वक्त खेलते हैं, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं दुनिया में। उसके साथ उन्होंने पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके भी दी कि प्लेयर्स कैसे कैसे पास देते हैं। और एंड पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दिया है जिसने ये बताया कि हर मद्दे मुकाबिल प्लेयर की भी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है और उसको आप कैसे गेम प्लान के ज़रिए बीट कर सकते हैं। इस एक प्रोजेक्ट के पीछे उन्होंने इतना स्टडी किया, उन्होंने इतनी चीज़ों के बारे में जाना जो हम सोच ही सकते हैं। आज से 4 साल पहले मैंने एक स्कूल शुरू किया और स्कूल में मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि हमें अपने छोटे से शहर का एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है, क्योंकि हमारे शहर में कई जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल होती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त मैं फिनोमिना बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहा हूँ। लोगों ने बहुत जल्दी मुझे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन आज जब मैंने फिनलैंड के स्कूलों पर रिसर्च की तो मुझे एक टॉपिक ऐसा नज़र आया जिसमें बच्चों की एक क्लास को कहा गया कि आपने अपने शहरों के ट्रैफिक जैम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए आपने एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनानी है
ये एक पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बच्चों ने देना है, स्कूल के बच्चे, 8th क्लास के 9th क्लास के बच्चे। तो मुझे खुशी हुई कि ये वही चीज थी जो मैं आज से 4 साल पहले स्कूलों में राइज करने की कोशिश कर रहा था। फिनोमिना बेस्ड लर्निंग पर मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा और उसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन फिनोमिना बेस्ड लर्निंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिनलैंड के स्कूलों से बहुत कुछ सीखा होगा और कोशिश ये होगी कि आप इनमें से 3 या 4 चीजें अपने स्कूल में भी राइज कर लें। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक ये इल्म ज़रूर पहुंचाइए।